गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशो। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में कंप्लीट बता दिया है कि लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, उसके अंदर कौन सी रेशोज आती है। तो दो रेशोज आती है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। उनको कैसे कैलकुलेट करना है, इजी क्वेश्चन से लेकर हार्ड लेवल तक के सभी क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो के अंदर बना दी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। आप इन लिक्विडिटी रेशो के दोनों पार्ट्स को देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, कैसे वो निकलती है और कैसे इसके इजी से लेकर मुश्किल तक क्वेश्चंस हमने करने हैं। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशो के बारे में। तो सॉल्वेंसी रेशो बेसिकली क्या होती हैं, ये कैसे निकलती है और इसमें किस किस टाइप की रेशो आती है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखो, सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है। सॉल्वेंसी नाम से पता चल रहा है, सॉल्वेंसी रेशो वो रेशो है जो ये बताती है कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब कंपनी कितनी जल्दी अपने डेट, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है। दैट इज व्हाट कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशो शोज। तो सॉल्वेंसी रेशोज एक इन्वेस्टर को क्या शो करती है, या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं ना, यूजर्स होते हैं, लाइक ऑनर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई, उनको क्या बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, या कंपनी के पास जो कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट है ना, क्या कंपनी की इतनी एबिलिटी है कि उन लॉन्ग टर्म डेट को जब उनकी पेमेंट करनी है वो दे सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के पास उतना पैसा ही ना हो कि कंपनी उन डेट को पे आउट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, अब उसके ऊपर 1 करोड़ का क्या है, डेट है, लेकिन कंपनी की एसेट्स कितनी रहेगी, सिर्फ 80 लाख की। तो इसमें जो इसने डेट दे रखा है उसको तो क्या है, उसको तो डर लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का डिवेंचर दे रखे हैं उसने, 1 करोड़ रुपए एज एन डेट दे रखे हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी के पास जो एसेट्स है वो कितनी है, सिर्फ 80 लाख है। तो अब कंपनी कैसे पैसा देगी, कंपनी के पास तो पैसा देने लायक है ही नहीं कुछ। तो 1 करोड़ का क्या है कंपनी के पास, डेट है, ठीक है, और 80 लाख के क्या है, एसेट्स हैं। तो अच्छा, इस केस में क्या होगा, 20 लाख रुपए किससे लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर से लेना। तो इसमें शेयर होल्डर को भी नुकसान है, क्योंकि शेयर होल्डर को भी क्या लग रहा है, कंपनी की जो सॉल्वेंट पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने डेट को टाइम पे कर सके। तो ये जो सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं, ये यही बताती हैं किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो यूज करते हैं उनको ये बताती है कि कंपनी की ये जो पोजीशन है वो कैसी है। क्या कंपनी टाइम के ऊपर अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या रिस्की स्टेज में है या लो स्टेज के अंदर। तो ये सारा कुछ कौन बताता है, ये सारा कुछ बताता है सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो के अंदर बेसिकली क्या है कि इट इज द रेशो विच शो वेदर द बिजनेस इज एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट व्हेन इट बिकम ड्यू। मतलब बिजनेस इतना काबिल है भी या नहीं कि जब उसके डेट एबल होते हैं वो पे कर सके, ठीक है ना। अच्छा, जो सॉल्वेंसी रेशो है ना, इसके अंदर 4 तरीके की रेशो निकलती है। डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेट इक्विटी रेशो। तो नाम से पता चल रहा है क्या, डेट इक्विटी रेशो, कि मतलब कंपनी के पास खुद शेयर होल्डर का कितना पैसा है और कितना कंपनी ने बाहर से लोन ले रखा है और उसकी प्रपोर्शन क्या है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, डेट अपॉन इक्विटी। क्या होगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब बात आती है कि डेप्ट कौन से होंगे। देखो, डेप्ट कौन से होंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट, बिकॉज शॉर्ट टर्म डेप्ट के बारे में तो हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में देखा होगा, वो तो लिक्विडिटी पोजीशन देखी थी हमने। बट इसमें क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या कंपनी बचेगी या बंद हो जाएगी, सॉल्वेंट रहेगी या इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेट अपॉन इक्विटी, की कंपनी के पास कितना खुद का पैसा कंपनी ने, यानी कि ऑनर्स का पैसा, और कितना डिबेंचर होल्डर कंपनी ने बाहर से लोन ले रखा, ठीक है ना। तो डेट मतलब कौन सा डेट, लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, प्रोविजंस। कौन सी प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होती है, लाइक ईपीएफ, सोशल सिक्योरिटी, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होती हैं। और इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, यानी कि वो लोग जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखे, दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। और इसके अंदर क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े। तो डेट इक्विटी रेशो क्या बताती है कि शेयर होल्डर फंड के मुकाबले कंपनी के पास डेट कितने हैं। देखो, मान लो कि कंपनी के पास जो शेयर होल्डर फंड थे, मतलब जो लोगों ने, कंपनी के ओनर्स ने पैसा लगा रखा था, वो कितना था, 2 करोड़ था। और जो कंपनी ने लोन ले रखा था वो भी कितना था, 2 करोड़ था।
तो अब इसमें क्या है, इस केस में क्या है कि जो डिबेंचर होल्डर है उनको एक तरीके से क्या है, सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है कि भाई जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनके पास 2 करोड़ है और हमने कितना डिबेंचर दे रखे हैं, 2 करोड़ के। मतलब कल को अगर कंपनी डूबेगी तो शेयर होल्डर से इतने पैसे की रिकवरी हो जाएगी। तो डेट इक्विटी रेशो जितनी कम हो उतनी अच्छी। क्यों? क्योंकि देखो अगर 1 करोड़ का डेट होता है और 2 करोड़ के क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर को भी लग रहा है कि लोन कम है, और जो जिन्होंने लोन दे रखा है, जिन्होंने डिबेंचर दे रखे हैं, उनको भी लगेगा कि उनके पास उनका लोन कम है और कंपनी के खुद के पैसे ज्यादा लग रखे हैं, तो देयर इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ। और आइडियल रेशो हमारे पास क्या होती है, आइडियल रेशो इज 2:1 और इट इज आल्सो इन प्योर रेशो। देखो इसको किस में कैलकुलेट करते हैं, प्योर रेशो। प्योर रेशो मतलब क्या होता है, 2:1। जो भी आंसर निकलेगा ऐसे 3:1, 4:1 ऐसे निकलेगा, परसेंटेज और टाइम्स में नहीं निकलेगा। और आइडियल रेशो क्या है, 2:1। मतलब ऑन एन एवरेज कौन सी कंपनी ठीक मानी जाएगी, किस कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा कि जिसके पास उसके शेयर होल्डर फंड से 2 गुना क्या हो, डेट हो। तब कंपनी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आइडियल रेशो। कि भाई अगर एक कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए के खुद के फंड्स हैं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर या लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो अगर उसके पास 10 करोड़ के डेट होंगे तो वो ठीक है, एक आइडियल रेशो है। क्यों? क्योंकि देखो जिन्होंने डिबेंचर्स दे रखे हैं उनको भी सिक्योर्ड है कि 5 करोड़ तो है और बाकी रिमेनिंग एसेट से हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा होगी तो वो क्या है, कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। नॉर्मली तो अगर हम बात करें कि 1:1 इज एन आइडियल रेशो, क्योंकि अगर डेट अपॉन इक्विटी, जितना डेट है उतना इक्विटी है, तो कंपनी के लिए ठीक है। लेकिन अगर डेट कंपनी ज्यादा भी ले लेती है तो कंपनी को पता है कि भाई पैसा पे कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2:1। इससे ज्यादा अगर कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब उन डिबेंचर होल्डर्स को क्या है, डर है कि भाई इतना पैसा कंपनी के पास नहीं है खुद का कि उनके जो डिबेंचर्स हैं उनको वो रीपेमेंट कर दे। यानी कि अगर मान लो किसी कंपनी की डेट इक्विटी रेशो 5:1 है, यानी कि उसके पास अगर उन्होंने 1 रुपया खुद का लगा रखा है तो 5 बाहर से लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और कंपनी सर्वाइव कर पाएगी नहीं। और डिबेंचर होल्डर को भी क्या है, डर है कि भाई 1 रुपया कंपनी का खुद का और 5 उन्होंने लोन पे ले रखे हैं, तो मतलब कल को रीपेमेंट की बात आएगी और कंपनी कल को डूब गई तो वापस तो सिर्फ एक ही होगा, रिमेनिंग 4 रुपए कहां से लाएंगे। ठीक है ना। तो ये आइडियल रेशो में बता रखी है 2:1, बट नॉर्मली अगर हम बोले कि अच्छी रेशो क्या होती है, 1:1, या जितनी डेट इक्विटी रेशो कम होगी उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। डिबेंचर होल्डर के लिए या जिन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं उनके लिए क्या होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि उनके पास सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल होगा। चलो, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेट इक्विटी रेशो। उसके बाद हमारे पास कौन सी रेशो होती है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। कि टोटल, तो क्या फॉर्मूला इसका, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। क्या फॉर्मूला इसका, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल एसेट्स मतलब क्या हो गया, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट, एंड लॉन्ग टर्म डेट आपने देख ही लिया, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर, यानी कि वो डेट जो 12 महीने से ज्यादा के पास कंपनी के पास। देखो टोटल एसेट टू डेट रेशो क्या शो करती है कि जितना हमने हमने मतलब किसने, डिबेंचर होल्डर ने या इन्वेस्टर्स ने लोन दे रखा है, उसके मुकाबले कंपनी के पास एसेट्स कितनी है। तो मान लो अगर कंपनी के पास 10 करोड़ की एसेट्स हैं और डेट कितने का है, 2 करोड़ का है, तो कंपनी की व्हाट इज द रेशो, 5:1, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है कंपनी की। डिबेंचर होल्डर को क्या लगेगा कि भाई उनके पास एक सेफ्टी मार्जिन है टू लेंडर, सो इट इज अ बेटर। क्योंकि सेफ्टी मार्जिन क्यों है, क्योंकि 2 करोड़ का लोन है लेकिन 10 करोड़ की एसेट है, कल को अगर कंपनी बंद भी हो जाती है ना, तो वो 2 करोड़ का लोन इनकी एसेट्स को रीपे करके मिल सकता है। तो जितनी ये टोटल एसेट टू डेट रेशो अच्छी होगी उतनी ही कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं है। उतनी सॉल्वेंसी क्या है, बढ़िया है कंपनी की, मतलब कंपनी जल्दी जल्दी डूबेगी नहीं। कंपनी नहीं डूबेगी मतलब डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन अगर ये रेशो कम होती, मान लो 2 करोड़ के डेटा है लेकिन एसेट्स 1 करोड़ के, तो ये तो बहुत बड़ी नुकसान की बात है, क्योंकि उनके पास कोई सेफ्टी मार्जिन है ही नहीं। किनके पास, डिबेंचर होल्डर के पास। मान लो 2 करोड़ रुपए का क्या है, लोन दे रखे और 1 करोड़ की एसेट्स हैं, तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। कल को अगर कंपनी डूब गई तो सिर्फ 1 करोड़ ही रिकवर हो पाएगा, बाकी का कैसे रिकवर हो पाएगा, इसकी भी दिक्कत है। ठीक है ना। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। देखो थर्ड रेशो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशो मतलब शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, यानी कि जो ओनर ने खुद का पैसा लगा रखा है उसमें से उसके पास कितनी एसेट्स हैं। तो देखो इसको
किस में निकालते हैं? इसको निकालते हैं या तो प्योर रेशियो के अंदर या परसेंटेज, दोनों में से किसी भी से निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3:1, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 25%, 30%, 40%, 60%। इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। और इट शोज हाउ मच एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर। मतलब क्या बताएगा कि भाई शेयर होल्डर ने खुद कितना पैसा एसेट्स के ऊपर लगा रखा है। जो लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स को क्या देगा? सिक्योरिटी देगा कि भाई सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 करोड़ की क्या है? एसेट्स है, और 20 करोड़ की क्या है? शेयर होल्डर फंड है। इट मींस कि 20 करोड़ रुपया इस शेयर होल्डर्स ने खुद पैसा लगा रखा है, और उसमें से 10 करोड़ की तो उन्होंने क्या ले रखी है? एसेट्स ले रखी है। मतलब 10 करोड़ अभी भी आइडियल बचा पड़ा है, यानी कि सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल है। किसके पास? लेंडर्स के पास। लेंडर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं। अब वो प्रोप्राइटरी रेशियो देखेंगे और वो देखेंगे कि भाई शेयर होल्डर के पास सारा खुद का पैसा है जिससे उन्होंने एसेट्स ले रखी हैं, मतलब कंपनी अच्छी है, कोई एसेट लोन के ऊपर नहीं ले रखी, कोई एसेट ज्यादा लोन के ऊपर नहीं ले रखी कंपनी ने। तो अगर लोन के ऊपर कंपनी के पास एसेट्स नहीं है, सारा शेयर होल्डर है, तो लेंडर जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा, जो डिबेंचर के रूप में कंपनी को पैसा देंगे, उनको क्या लगेगा? भाई कंपनी तो सेफ है, क्योंकि कंपनी ने इन एसेट के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं ले रखा। सारा का सारा पैसा किनसे ले रखा है? इक्विटी शेयर होल्डर, और वो तो कंपनी के मालिक है। और अगर हम पैसा देंगे, कल को कंपनी डूब भी जाती है तो एसेट्स हम रिकवर कर लेंगे, कोई भी किसी को लोन नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक हाई बेटर होती है, लेकिन एक सर्टेन रेंज तक। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 50 करोड़ की कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड है और एसेट सिर्फ कितनी है? 5 करोड़ की। यानी व्हाट इज द रेशियो? 10.1, यानी कि शेयर होल्डर के 10 गुना जितना एसेट सिर्फ 5 करोड़, यानी 45 करोड़ आइडियल बचा हुआ है। उसका पैसा कहां इन्वेस्ट किया कंपनी ने? बिकॉज इतने का रॉ मटेरियल तो आएगा नहीं। अब सोच के देखें, कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा देंगे, कंपनी उनको दो जगह लगाएगी, या तो अपनी नॉन करंट एसेट्स के अंदर या करंट एसेट्स के अंदर। तो अगर नॉन करंट एसेट के अंदर उन्होंने सिर्फ 5 करोड़ लगाया, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 45 करोड़ का रॉ मटेरियल होगा। तो मतलब कंपनी अपने पैसे को आइडियल बचा कर रख रही है, और जो नुकसानदायक है कंपनी के लिए। तो ज्यादा भी क्या होगी? ये बुरी होगी। लेकिन एक नॉर्मल रेंज तक 2:1, 3:1, 4:1 तक ये क्या है? ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे सेफ्टी मिलेगी क्रेडिटर्स को कि भाई जो भी कंपनी के पास एसेट्स है ना, वो ओनर ने, शेयर होल्डर्स ने खुद अपने पैसे से खरीद रखी है, कोई बाहर से लोन नहीं ले रखा। तो उन एसेट्स के अगेंस्ट हम डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं और हमें सेफ्टी है। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हायर बेटर, बट एक सर्टेन रेंज तक। देखो उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है? देखो इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो करती है कि कंपनी के पास इतनी अर्निंग है भी या नहीं कि जिससे वो अपने इंटरेस्ट को कवर कर सके। मतलब ये कि कंपनी के पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कौन सी अर्निंग होगी? देखो कंपनी को सबसे पहले क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो अपना नॉर्मल बिजनेस करेगी उससे प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा। उसी नेट प्रॉफिट को हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें अभी तक इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस नहीं कर ला। लेट्स से इट विल बी 5 लाख। कितना प्रॉफिट आया कंपनी के पास? 5 लाख का। अब इंटरेस्ट कितना था डिबेंचर्स के ऊपर? लेट्स से 50,000। मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है? कंपनी के पास 10 टाइम्स पैसा प्रॉफिट ज्यादा है। किससे? इंटरेस्ट से। यानी कि इट विल बी बेटर फॉर द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर, या अगर हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स को भी देखें तो इन्वेस्टर क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी की बहुत ज्यादा है, कि जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है सिर्फ उसका 10 हिस्सा ही इंटरेस्ट में जा रहा है, रिमेनिंग 90% हिस्सा किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर के पास। यानी कि ये कंपनी अच्छी पोजीशन में। लेकिन कोई कंपनी ऐसी होती कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना, मतलब प्रॉफिट कितना होता है उसके पास? 50,000, और इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ता? 50,000। यानी व्हाट इज द रेशियो? 1 टाइम। यानी ये तो बहुत बुरा बात है कि जितना भी कंपनी प्रॉफिट बचेगा वो सारा का सारा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो क्या शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, या आप सोच के देखो अपने आप को, क्या आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सारा इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो कंपनी के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कंपनी के पास कुछ नहीं बचा तो शेयर होल्डर को भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगी? बढ़िया। जितने ज्यादा गुना हमारे पास क्या होगा? इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, उतना ही अच्छा कंपनी के लिए होगा। और ये हमेशा कैसे मेजर की जाएगी? टाइम्स के अंदर। इट शो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जितना ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही हमारी कंपनी के लिए क्या है? शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? बढ़िया है।
हायर द बेटर। तो ये चार हमारे पास क्या थी, रेशियोज थी। कौन सी? डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो। चलो, तो ये तो हमारे पास चार रेशियोज थी। अब इसके अंदर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट करने हैं जिससे हम क्वेश्चन को नॉर्मली क्या कर सके। तो अगर हमने अपने क्वेश्चन को समझना है, करना है, तो उसके लिए हमें इन बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। चलो, तो बेसिक कंसेप्ट मतलब क्या है कि देखो, टोटल डेप्ट क्या होंगी, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म क्या होंगी, जो 12 महीने से ज्यादा, शॉर्ट टर्म क्या होंगे, जो 12 महीने से कम। अच्छा, एक वर्ड आता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं, चाहे वो शेयर होल्डर का खुद का है, चाहे वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एंड ईबीआईटी का क्या फार्मूला होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो बेसिकली दो चीजें हमने याद रखनी है, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। देखो, बेसिकली अब इस रेशो के अंदर हमारे पास बनेगी बैलेंस शीट। हमें इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है आपको कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, बिकॉज बैलेंस शीट की हमें इस रेशो के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो बहुत ध्यान से देखना कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो, इधर क्या होता है हमारे पास, एसेट्स, इधर क्या होती है हमारे पास, लायबिलिटी। और ये क्या निकल कर आएगा, टोटल एसेट्स, और ये क्या निकल कर आएगा, टोटल लायबिलिटी। और हमें पता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। देखो, एसेट्स जो होंगी वो दो टाइप की होंगी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आ जाता है, फिक्स एसेट सारी आ जाती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, ये सारी कौन सी एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट के अंदर क्या आएगा, स्टॉक आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वर्ड क्या है, एडवांसेस। कौन से वाला, शॉर्ट टर्म वाला। वो सारा किसके अंदर जाएगा, करंट एसेट के अंदर। तो जो एसेट्स हैं वो दो चीजों को मिलाकर बनेंगी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, जिनसे मिलाकर क्या बनेगा, टोटल एसेट। और जो टोटल लायबिलिटी है वो तीन चीजों को मिलाकर बनेगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। पहली चीज इसमें क्या आती है, पहला हेड क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। देखो, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा, इक्विटी, दूसरा क्या आएगा, प्रेफरेंस, तीसरा क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स कौन से आएंगे इसके अंदर, रिजर्व आएगा एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स इसके अंदर आएंगे। सरप्लस में क्या आएगा, सरप्लस में आएगा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं है, या कितना लॉस है, वो क्या होगा, माइनस होगा। वो सारा किसके अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर। तो याद रखना, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या चीजें आती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि डिबेंचर्स आ गए, लोन आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गई, कौन सी वाली, जो बड़ी होती है। थर्ड चीज आती है लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है ना। और क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा, करंट लायबिलिटी के अंदर। तो ये तो थी हमारे पास बैलेंस शीट। अब ध्यान से देखना, देखो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इसको मिलाकर क्या बनेगा, इसको मिलाकर बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कई बार हमें टोटल लायबिलिटी दे देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड दे देंगे। तो टोटल लायबिलिटी में से कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, करंट लायबिलिटी। और एक चीज और याद रखनी है कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट। बस ये चीजें याद रखनी है कि टोटल डेट मतलब टोटल लोन कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। चलो, तो ये एक बैलेंस शीट है जिससे आपके आगे सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइंड डेट इक्विटी रेशो। देखो, जब भी आपको ऐसी रेशो फाइंड आउट करनी है तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है, डेट अपॉन इक्विटी। और आपको पता है कौन सा डेट लेना है, हमेशा लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी में क्या चीज लेनी है हमने, शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म डेट लेना है और क्या लेना है, शेयर होल्डर फंड को लेना है। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा, देखो ध्यान से, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिवेंचर है। तो डिवेंचर आएगा नहीं आएगा, यस आएगा डिवेंचर। अच्छा, उसके बाद क्या है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो डिवेंचर में तो सिर्फ यही आएगा। इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इक्विटी भी आएगा।
प्रेफरेंस भी आएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा। तो व्हाट इज द रेशियो? 2 लाख अपॉन 7 लाख, तो इट विल बी 0.35 रेशियो 1, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। तो ये कौन सी थी हमारे पास? फाइंड डेट इक्विटी रेशियो। चलो अगली हमारे पास क्या है कि क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो। देखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब क्या होगा? टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट्स हमें पता है क्या होती हैं, और डेट कौन से वाले? लॉन्ग टर्म डेट। चलो तो अब देखो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमने ना क्या देखना है क्वेश्चन में कि हमें टोटल एसेट की रिक्वायरमेंट है। क्या डायरेक्टली टोटल एसेट दे रखा है? नहीं, डायरेक्टली नहीं दे रखा, लेकिन हमें करंट एसेट्स दे दी और नॉन करंट एसेट्स दे दी। तो अभी हमने बैलेंस शीट में क्या देखा था कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो कर देंगे टोटल एसेट्स विल बी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो कितना आ गया हमारे पास? 4 लाख प्लस 6 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख, कितना आ गया? 10 लाख। चलो ये तो आ गया। अब लॉन्ग टर्म डेट निकालने। देखो लॉन्ग टर्म डेट क्या होगा? डिबेंचर्स होंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना होएगा? 4 लाख प्लस 1 लाख, यानी कितना हो गया ये? 5 लाख। कितना आ गया? 5 लाख। तो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो विल बी 2:1। चलो अब दूसरी कौन सी रेशियो निकालनी है? डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट अपॉन इक्विटी कैसे निकलेगा? वही लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट हमने निकाला था अभी, कितना आएगा? 5 लाख। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड हमें कितना दे दिया? शेयर होल्डर फंड 10 लाख दे दिया। देखो अब हमें ना प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया। तो इस चीज को याद रखना है हमें। बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है? शेयर होल्डर फंड के अंदर ये सारी चीजें आती है ना। अगर हमें फंड ही दे दिया तो फिर क्या हमें इन चीजों के निकालने की जरूरत है? नहीं। तो व्हाट इज द रेशियो? 0.5:1। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशो? तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? देखो क्या हमें डायरेक्टली दे रखा है? कुछ भी ना। ना हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, ना हमें टोटल एसेट। लेकिन टोटल एसेट्स के लिए हमें पता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, तो वो दे दिया। कितनी? 12 लाख। टोटल एसेट कितनी होगी? 12 लाख। कैसे पता चला? 8 लाख प्लस 4 लाख, तो 12 लाख हमारे पास क्या आ गया? टोटल एसेट्स आ गया। अब बात आती है किसकी? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड तो हमें दे नहीं रखा। शेयर होल्डर फंड हमें दे रखे? नहीं दे रखा। तो हमें वर्किंग कैपिटल दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दे दिया। तो मतलब हमें शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा। अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब ये निकलेगा कैसे? तो मैं जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है ना, उस बैलेंस शीट से ही ये क्या करेगा? निकलेगा। देखो इधर क्या होता है? टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी। तो यहां पर 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और यहां पर क्या होता है? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो हमें ये दोनों चीजें दे दी थी। तो मतलब टोटल एसेट्स मेरी कितनी आ गई? 12 लाख की। तो अगर टोटल एसेट्स 12 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा? 12 लाख। टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा? 12 लाख। अब देखो मेरे को इसमें क्या दे रखा है? 6 लाख ये दे दिया। तो ये शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी दोनों निकालना है। देखो अब इसके लिए कुछ ना कुछ मेरे को दे रखा होगा। तो मेरे को वर्किंग कैपिटल दे दी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख है। करंट एसेट्स कितनी है मेरे पास? 4 लाख है। तो करंट लायबिलिटी कितना होगा? करंट लायबिलिटी विल बी 2 लाख। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया करंट लायबिलिटी। तो अगर 12 लाख टोटल लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख है, तो शेयर होल्डर फंड कितना होगा? 4 लाख। तो 4 लाख अपॉन 12 लाख, 0.33 टाइम्स। तो ये थी हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हमें अगर डायरेक्टली वो चीज नहीं मिलती तो सीधा इस रेशो में क्या बनेगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाकर आप देख लो आपके पास कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, कैसे आपको उनको निकालना है। चलो अगला हमारे पास क्या है कि फाइंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें क्या दे दिया? फिक्स एसेट्स दे दी। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल एसेट्स
देखो टोटल एसेट्स हमें दे रखी है कि नहीं दे रखी, ध्यान से देखो। तो हमें टोटल एसेट्स नहीं दे रखी, लेकिन टोटल एसेट्स की चीजें दे रखी। तो फिक्स एसेट कितनी है 5,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख, स्टॉक 2 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, इक्विटी 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 1 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख। मतलब हमें सारी चीजें दे दी और उससे हमें टोटल एसेट्स एंड डेट निकालना पड़ेगा। चलो तो ध्यान से देखते हैं कैसे निकलेगी रेशियो हमारे पास टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट दोनों आते हैं। तो फिक्स एसेट भी आएगा उसके अंदर। तो फिक्स एसेट कितना है 5,50,000, डेप्रिसिएशन है 1 लाख, तो फिक्स एसेट कितना लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4,50,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है 4 लाख, स्टॉक करंट एसेट्स के अंदर आएगा तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी करंट एसेट्स के अंदर आएंगे तो ये भी ऐड करने पड़ेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 8, 9, 10, 12,50,000, 12,50,000 आ गया। अब हमें उसके बाद क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। देखो क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट हमें कहीं दे रखा है, तो हमें दे रखा है इक्विटी शेयर्स कितना है 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है 1 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर्स वुड बी 2 लाख। देखो हमें दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या दे दिया हमें, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, हमें दे दिया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितना है, इक्विटी 4 लाख थी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब 1 लाख माइनस किया जाएगा और 2 लाख प्लस किया जाएगा, तो ये कितना आ गया शेयर होल्डर फंड 5 लाख। तो अब हमारे पास 5 लाख का क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड आ गया और टोटल एसेट कितनी थी, तो हमें तो लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, तो हमें पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब टोटल एसेट कितनी है 12,50,000, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी 12,50,000। अगर शेयर होल्डर फंड 5 लाख है, देखो करंट लायबिलिटी ना दिया हुआ है ना निकल सकता किसी भी तरीके से, तो करंट लायबिलिटी का अब इस केस में कुछ है ही नहीं, तो जीरो ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ निकल सकता है ना कुछ है। तो ये कितना आएगा 7,50,000। क्या आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि 5 लाख शेयर होल्डर फंड था, तो 12,50,000 माइनस 5 लाख 7,50,000। 7,50,000 विल बी लॉन्ग टर्म डेट, और इसकी रेशियो निकाल लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5:1 ये रेशियो हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास कौन सा केस था, ये था टोटल एसेट्स टू डेट को निकालना। चलो तो ये हमारे पास इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ यही बेसिक्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम इसको और हायर कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे, जिसमें और मुश्किल क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास, इंक्रीज डिक्रीज वाले, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो उसको हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।